अब हम पढ़ते हैं क्लास सी एम्पलीफायर। क्लास सी एम्पलीफायर में क्या होगा कि क्यू पॉइंट जो होता है वह डीप कट ऑफ में होता है। डीप कट ऑफ का मतलब कट ऑफ से भी नीचे क्षेत्र में, गहरे कट ऑफ क्षेत्र में होगा। कट ऑफ क्षेत्र यहाँ पे है, जैसे क्यू पॉइंट जो क्लास बी एम्पलीफायर में क्यू पॉइंट स्थित था यहाँ पे कट ऑफ में, तो कट ऑफ से भी यहाँ पे नीचे होगा। डीप कट ऑफ बोलते हैं जिसको, गहरे कट ऑफ क्षेत्र में होगा। या फिर स्ट्रॉन्ग सेचुरेशन, मतलब यहाँ इधर सेचुरेशन से भी और अधिक सेचुरेशन वाली जगह पे होगा क्यू पॉइंट। तो क्यू पॉइंट यहाँ पे दिखाया गया है कि कट ऑफ से नीचे है, डीप कट ऑफ रीजन कहलाता है, ये डीप कट ऑफ क्षेत्र कहलाता है, अधिक गहरे कट ऑफ क्षेत्र में है यहाँ पे क्लास सी एम्पलीफायर में क्यू पॉइंट। तो इससे क्या होगा, जब हम वेवफॉर्म बनाएंगे तो यहाँ पे जैसे वेवफॉर्म बनाने का तरीका क्या है कि जो क्यू पॉइंट है उससे यहाँ पे एक लाइन खींची, इस यहाँ से इसके मैक्सिमम पार्ट है, ये इनपुट सिग्नल है, इनपुट सिग्नल के ये पॉजिटिव पिक से यहाँ पे एक लाइन खींची और नेगेटिव पिक से एक लाइन खींची। तो पॉजिटिव पिक और ये क्यू पॉइंट से यहाँ लाइन खींची। तो यहाँ पे देखो कि इस यहाँ तक ही आ सकता है आउटपुट, इसके नीचे तो आ नहीं सकता। तो यहाँ पे जो आउटपुट मिलेगा हमको कितना मिलेगा, ये आउटपुट वोल्टेज और आउटपुट करंट। तो यहाँ पे जैसे इधर एक लाइन खींच दो और यहाँ से एक लाइन खींच दो, तो आउटपुट करंट कितनी मिल रही, पॉजिटिव भाग से भी, पॉजिटिव जो पार्ट है ये पॉजिटिव हाफ साइकिल है, इनपुट सिग्नल की पॉजिटिव हाफ साइकिल भी पूरी नहीं मिल रही, केवल उसका पॉजिटिव हाफ साइकिल जो मिल रही है उसका थोड़ा सा ही पार्ट यहाँ पे मिल रहा है, क्योंकि बाकी जो पार्ट है वह क्लिप हो गया यहाँ से क्यू पॉइंट यहाँ पे स्थित होने से। तो यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा जो नीचे का क्षेत्र है ये पूरा नेगेटिव साइकिल है, नेगेटिव साइकिल और थोड़ा सा पॉजिटिव साइकिल। तो पॉजिटिव हाफ साइकिल और नेगेटिव हाफ साइकिल, पॉजिटिव हाफ साइकिल का थोड़ा सा पार्ट और नेगेटिव हाफ साइकिल पूरा, वह पूरा का पूरा क्लिप हो रहा है, आउटपुट में नहीं मिल रहा है। तो ये बनाने जैसे बन जाएगा तो हमें देखेंगे कि यहाँ पे वोल्टेज कितना मिलेगा, वोल्टेज हाफ साइकिल पॉजिटिव हाफ साइकिल का भी कम मिलेगा, पूरा पार्ट पॉजिटिव हाफ साइकिल नहीं मिलेगा, थोड़ा सा मिलेगा। और तो यहाँ पे थोड़ा सा पूरा पॉजिटिव हाफ साइकिल नहीं मिलेगा, करंट का भी आधा सा हाफ साइकिल का भी कम भाग यहाँ पे मिलेगा। तो करंट जो फ्लो हो रही है, आउटपुट करंट फ्लो हो रही है, वो इनपुट सिग्नल के हाफ साइकिल से लेस देन, कहने का मतलब आईसी फ्लोस फॉर लेस देन हाफ साइकिल ऑफ इनपुट सिग्नल, इनपुट सिग्नल के हाफ साइकिल से भी कम साइकिल फ्लो हो रही है यहाँ पे, आउटपुट करंट फ्लो हो रही है। आउटपुट करंट की जो ये साइकिल है वह ये हाफ साइकिल से भी कम है, हाफ जो पॉजिटिव हाफ साइकिल है उससे भी कम पार्ट है, जो आधा पार्ट है उससे भी कम पार्ट यहाँ पे आउटपुट करंट में मिल रहा है और कम पार्ट यहाँ पे आउटपुट वोल्टेज में मिल रहा है। तो यहाँ पे पूरा पॉजिटिव हाफ साइकिल नहीं आएगा, थोड़ा सा आएगा, यहाँ पे भी थोड़ा सा पॉजिटिव हाफ साइकिल आएगा। तो कहने का मतलब नेगेटिव हाफ साइकिल तो पूरा कट हो गया और पॉजिटिव हाफ साइकिल का भी थोड़ा सा पार्ट कट हो गया क्यू पॉइंट यहाँ स्थित होने से। तो ये क्लास सी एम्पलीफायर में क्यू पॉइंट की पोजीशन बताइए। अब वैसे क्लास ए बी एम्पलीफायर पढ़ लेते हैं। क्लास ए बी एम्पलीफायर में क्या होता है कि क्यू पॉइंट की जो पोजीशन है वह क्लास ए एम्पलीफायर और बी एम्पलीफायर के बीच में होती है। क्लास ए एम्पलीफायर एवं क्लास बी एम्पलीफायर के बीच की जो पोजीशन है वह पोजीशन होती है, क्यू पॉइंट की जो पोजीशन होती है वह क्लास ए बी एम्पलीफायर में होती है। क्लास ए बी एम्पलीफायर की पोजीशन क्या होती है, क्लास ए एम्पलीफायर जो जहाँ क्यू पॉइंट बीच में स्थित था, क्लास बी एम्पलीफायर जहाँ क्यू पॉइंट कट ऑफ में स्थित था, कट ऑफ रीजन में स्थित था। तो क्लास ए बी एम्पलीफायर में क्यू पॉइंट कहाँ स्थित होगा, क्लास ए और क्लास बी के बीच में क्यू पॉइंट स्थित होगा। तो क्यू पॉइंट इज बिटवीन क्लास ए एंड क्लास बी पोजीशन। तो ये क्लास ए बी एम्पलीफायर में होता है। अब इसमें देख लेते हैं कि क्यू पॉइंट यहाँ पे बीच में, यहाँ पे स्थित होने से, क्लास ए और क्लास बी के बीच में स्थित होने से आउटपुट सिग्नल में क्या पार्ट क्लिप होगा और कितना आउटपुट सिग्नल आएगा वो देख लेते हैं। तो यहाँ पे इनपुट सिग्नल का ये जैसे इनपुट सिग्नल है और यहाँ पे आउटपुट वेवफॉर्म बनाई है, ये आउटपुट करंट है और आउटपुट वोल्टेज की। तो यहाँ पे देख पा रहे हैं हम कि जो ये आउटपुट कलेक्टर करंट जैसे फ्लो हो रही है, कलेक्टर करंट फ्लो हो रही है वो हाफ साइकिल से तो ज़्यादा फ्लो हो रही है। देखो हाफ साइकिल इतनी है, उससे भी ज़्यादा यहाँ पे पार्ट आ रहा है। तो हाफ साइकिल से तो आउटपुट कलेक्टर करंट, जो आउटपुट करंट है, आउटपुट वोल्टेज ज़्यादा फ्लो हो रहा है, लेकिन पूरी साइकिल फ्लो नहीं हो रही। जैसे पूरी साइकिल यहाँ तक कंप्लीट होती है तो नेगेटिव वाला पार्ट है वो नहीं आया। तो यहाँ पे नेगेटिव पार्ट पूरा क्लिप नहीं हुआ, नेगेटिव पार्ट थोड़ा सा ही क्लिप हुआ है। तो कह सकते हैं कि आईसी करंट जो फ्लो होती है वो इनपुट सिग्नल की पूरी साइकिल के दौरान फ्लो नहीं होती, वह
हाफ साइकिल से तो ज़्यादा फ्लो होती है, इनपुट सिग्नल के हाफ साइकिल से तो ज़्यादा फ्लो होती है, लेकिन फुल साइकिल से कम फ्लो होती है। जो इनपुट सिग्नल की फुल साइकिल है उससे थोड़ा कम फ्लो होती है। क्यों? क्योंकि थोड़ा सा पार्ट है नेगेटिव हाफ साइकिल का, वो क्लिप हो रहा है। देखो इधर यहाँ से जब वेवफॉर्म बनाएंगे तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे जैसे बनाने आ गया तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे कट हो जाएगा। ये इतना सा पार्ट है वो नेगेटिव पार्ट कट हो जाएगा। तो आउटपुट में क्या मिलेगा? आउटपुट में हाफ साइकिल से ज़्यादा पार्ट मिलेगा अपन को, लेकिन फुल साइकिल से कम मिलेगा। तो आईसी फ्लोस मोर देन हाफ साइकिल बट लेस देन फुल साइकिल ऑफ इनपुट सिग्नल। और अपन कह सकते हैं क्यू पॉइंट कहाँ स्थित होगा? क्लास ए और क्लास बी के बीच में। तो ये था क्लास ए बी एम्पलीफायर। अब हम पढ़ते हैं क्लास ए पावर एम्पलीफायर का कैलकुलेशन निकालते हैं, एफिशिएंसी कैलकुलेशन निकालते हैं हम सबकी, क्लास ए की, क्लास बी की, क्लास सी की और क्लास डी की निकालेंगे। और उसके बाद हम लास्ट में क्लास चारों एम्पलीफायर का कंपैरिजन करेंगे कि इसकी मेरिट डिमेरिट देखेंगे, लाभ हानि देखेंगे, एडवांटेज डिसएडवांटेज और एप्लीकेशन वो सब बाद में देखेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं क्लास ए पावर एम्पलीफायर की। क्लास ए पावर एम्पलीफायर का हम डायरेक्टली कपल्ड एम्पलीफायर और सीरीज पेड एम्पलीफायर वो पढ़ते हैं। डायरेक्टली कपल्ड एम्पलीफायर में आउटपुट यहाँ पे ये यहाँ से सीधा कपलिंग नहीं की है हमने, जो बैटरी सप्लाई है उससे यहाँ पे प्रतिरोध आरसी लगा है, यहाँ पे प्रतिरोध आरबी लगा है। ये बेस रजिस्टर है, ये कलेक्टर रजिस्टर मान लो, कलेक्टर से लगा है तो ये बेस में जा रहा है, तो बेस रजिस्टर यहाँ पे इनपुट इसमें आउटपुट किया। तो सिंपल सा सर्किट है ये, डायरेक्टली कपल्ड सर्किट बोलते हैं जिसको, डायरेक्टली कपल्ड पावर एम्पलीफायर। इसका कन्वर्जन एफिशिएंसी निकालते हैं, कन्वर्जन एफिशिएंसी या एफिशिएंसी। तो एफिशिएंसी क्या कहलाती है? एफिशिएंसी का मतलब होता है कि डीसी पावर को एसी पावर में कितना कन्वर्ट किया, कितना बदला डीसी पावर को एसी पावर में, वो हम निकालते हैं। तो हम सबसे पहले देखते हैं, ये जो हमने पहले क्लास ए एम्पलीफायर बनाए थे कि जो लोड लाइन बनाई थी, कलेक्टर करंट और वर्सेस आउटपुट वोल्टेज और आउटपुट करंट के बीच में जो ये लोड लाइन यहाँ पे खींची थी, और यहाँ पे क्यू पॉइंट बीच में जहाँ स्थित था, क्लास ए एम्पलीफायर में क्यू पॉइंट बीच में स्थित होता है लोड लाइन के बीचों बीच। तो बीचों बीच स्थित होने से जो इनपुट सिग्नल है और ये आउटपुट सिग्नल है, तो आउटपुट सिग्नल का कोई भी पार्ट यहाँ पे क्लिप नहीं हो रहा, कोई भी पार्ट यहाँ पे क्लिप नहीं हो रहा, पूरा का पूरा आउटपुट करंट आ रहा है, पूरा का पूरा आउटपुट वोल्टेज का पार्ट आ रहा है, पूरा का पूरा आउटपुट करंट का पार्ट आ रहा है। कोई भी इनपुट सिग्नल का पार्ट यहाँ पे क्लिप नहीं हो रहा, आउटपुट में कोई भी इनपुट सिग्नल का पार्ट क्लिप नहीं हो रहा, क्लिप नहीं हो रहा या कट नहीं हो रहा, पूरा का पूरा इनपुट सिग्नल का भाग आ रहा है आउटपुट में, करंट में और आउटपुट वोल्टेज सिग्नल में। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जो ये पॉइंट कर देते हैं यहाँ पे, जैसे ये है मैक्सिमम वैल्यू वी मैक्स, ये जो यहाँ पे ये वाली है वो उसकी वैल्यू है वी मिनिमम वैल्यू, ये है उस करंट की मैक्सिमम वैल्यू आई मैक्स और इसकी करंट की यहाँ पे मिनिमम वैल्यू आई मिनिमम। ये क्यू पॉइंट है, तो क्यू पॉइंट है तो ये आई सी क्यू हो गया, क्यू पॉइंट ऑपरेटिंग पॉइंट आई सी क्यू, और यहाँ पे वी सी ई क्यू। क्यू पॉइंट क्या होता है? आई सी और वी सी की वैल्यू होती है। तो कलेक्टर करंट और कलेक्टर एमीटर वोल्टेज की वैल्यू आई सी क्यू और वी सी ई क्यू, ये रही आई सी क्यू यहाँ से लेके यहाँ तक। और ये वी सी सी बटे आर सी क्या है? जब वोल्टेज वी सी को जब जीरो करेंगे तो कलेक्टर करंट होगी वी सी सी बटे आर सी। तो कलेक्टर करंट का मैक्सिमम मान है कि कलेक्टर करंट कहाँ तक जा सकती है? वी सी सी बटे आर सी तक जा सकती है। वैसे वैसे यहाँ पे वी मैक्सिमम वैल्यू यहाँ पे वोल्टेज की कहाँ तक जा सकती है? आउटपुट वोल्टेज की मैक्सिमम वैल्यू कहाँ तक जा सकती है? वी सी सी तक जा सकती है। कितने तक जा सकती है? जो बैटरी की सप्लाई है वी सी सी, वहाँ तक आउटपुट वोल्टेज की मैक्सिमम वैल्यू जा सकती है, मतलब इतने तक हम उसकी मैक्सिमम वैल्यू हो सकती है। तो ये हम इस ग्राफ से हम देखेंगे, फिर हम मैक्सिमम एफिशिएंसी निकालते हैं कि उसका अधिकतम एफिशिएंसी मतलब अधिकतम कितना डीसी पावर को एसी पावर में चेंज कर रहा है, वो हम देखते हैं। तो सबसे पहले हम इसका एफिशिएंसी निकालते हैं। तो इसकी दक्षता कैसे निकालते हैं? इनपुट डीसी पावर सबसे पहले कैलकुलेट करते हैं कि जो डीसी पावर है वह कितना है इनपुट में। इनपुट डीसी पावर कितना हो गया? देखो जो बैटरी सप्लाई से जो करंट फ्लो होगी वो तो बैटरी सप्लाई वीसीसी, और जो करंट कलेक्टर रजिस्टर में जो करंट फ्लो हो रही है वो आईसी। तो वीसीसी इंटू आईसी पावर क्या होती है? वोल्टेज इंटू करंट। वीसीसी वोल्टेज हो गया, जो बैटरी सप्लाई है वीसीसी, क्योंकि डीसी पावर इनपुट के लिए निकाल रहे तो डीसी पावर इनपुट के लिए वोल्टेज क्या हो गया? वीसीसी। और करंट क्या होगी? आईसी क्यू, कलेक्टर करंट आईसी क्यू, ये आईसी क्यू यहाँ पे। तो डीसी पावर इनपुट क्या होगी? वीसीसी इंटू आईसी क्यू। ये क्या है? डीसी पावर ड्रॉन फ्रॉम सप्लाई, सप्लाई से डीसी पावर कितनी फ्लो हो रही है। तो डीसी पावर इनपुट क्या होगी? वीसीसी इंटू आईसी क्यू।
इस बैटरी से कितनी पावर मिल रही है, जो कलेक्टर करंट में फ्लो हो रही है, जो बैटरी से कलेक्टर करंट में करंट, कलेक्टर रजिस्टर में कितनी फ्लो हो रही है करंट IC, और कितना वोल्टेज उसको मिल रहा है VCC। तो VCC इंटू IC की होगा DC पावर। वैसे वैसे हम अब AC पावर निकालते हैं। तो AC पावर क्या है, जो लोड को सप्लाई हो रही है, जो आउटपुट को यहाँ पे आउटपुट में लोड कनेक्ट करेंगे तो लोड को जो सप्लाई हो रही है पावर, वह कितनी पावर सप्लाई होगी, वह कहलाएगी AC पावर। तो AC पावर कैसे कैलकुलेट करते हैं, वो भी वोल्टेज इंटू करंट ही होता है, वह भी वोल्टेज इंटू करंट ही होता है। लेकिन वोल्टेज कौन सा, RMS वैल्यू होती है, करंट कौन सी, RMS वैल्यू होती है, करंट की RMS वैल्यू होती है, वोल्टेज की भी RMS वैल्यू होती है। तो RMS VRMS इंटू IRMS करेंगे तो AC पावर मिलेगी। और RMS वैल्यू क्या होती है वोल्टेज की, Vm/√2, और IRMS वैल्यू क्या होती है Im/√2। Vm क्या है, पीक वैल्यू है, वोल्टेज की पीक वैल्यू Vm, पीक या मैक्सिमम वैल्यू यहाँ पे Vm/√2, IRMS की पीक वैल्यू ये रही Im/√2, और ये रहा Vm यहाँ से लेके यहाँ तक। तो VRMS कितना हो गया, Vm/√2, IRMS कितना हो गया, Im/√2। अब Vm क्या है, Vm को ऐसा भी लिख सकते हैं हम कि ये Vm की वैल्यू कितनी होगी, V मैक्सिमम, यहाँ पे V मिनिमम। तो V मैक्सिमम और V मिनिमम को घटाएंगे तो यहाँ से लेके इतना भाग मिलेगा, मतलब यहाँ से लेके इतना भाग मिलेगा। लेकिन Vm कितना है, आधा ही है। तो Vm कैसे निकालेंगे, ऐसा बोल सकते हैं अपन कि V मैक्सिमम माइनस V मिनिमम बटे 2, V मैक्सिमम माइनस V मिनिमम बटे 2। तो V मैक्सिमम माइनस V मिनिमम बटे 2 करेंगे तो Vm की वैल्यू आ जाएगी। वैसे वैसे Im की वैल्यू कितनी है, यहाँ से लेके यहाँ तक, और यहाँ से लेके यहाँ तक पूरी वैल्यू कितनी होगी, I मैक्सिमम माइनस I मिनिमम यहाँ हो गया, और उसको बटे 2 करेंगे तो आधा ये मिल जाएगा। तो ये Im की वैल्यू कितनी हो जाएगी, I मैक्सिमम माइनस I मिनिमम बटे 2, और √2 इंटू √2 को गुणा करेंगे तो 2 ये आ गया। तो 2 इंटू 2 इंटू 2 कितने हो गए, 8। तो AC पावर कितनी हो गई, V मैक्सिमम माइनस V मिनिमम इंटू I मैक्सिमम माइनस I मिनिमम बटे 8। ये इक्वेशन सेकेंड, ये DC पावर इनपुट इक्वेशन फर्स्ट। तो एफिशिएंसी कितनी निकालेंगे, परसेंटेज एफिशिएंसी कितनी होगी, एफिशिएंसी DC पावर को AC पावर में चेंज करने की क्षमता कितना बदला, एबिलिटी ऑफ DC कन्वर्ट ऑफ DC पावर इनटू AC पावर, एबिलिटी ऑफ पावर एम्पलीफायर टू कन्वर्ट DC पावर इनटू AC पावर। तो PAC बटा PDC एफिशिएंसी होगी। एफिशिएंसी का फॉर्मूला AC पावर बटे DC पावर, AC पावर सप्लाइड टू द लोड बटे DC पावर ड्रॉन फ्रॉम सप्लाई। तो AC पावर कितनी होगी, AC पावर होगी ये जो अपन ने निकाले V मैक्सिमम माइनस V मिनिमम इंटू I मैक्स माइनस I मिनिमम बटे 8, ये लिख दिया, बटे ये VCC इंटू ICQ, सप्लाई वोल्टेज और कलेक्टर करंट। तो सप्लाई वोल्टेज ये VCC ICQ। जब इसको सोल्व करेंगे तो ये एफिशिएंसी आ जाएगी। अब हम निकालते हैं मैक्सिमम एफिशिएंसी। मैक्सिमम मतलब अधिकतम एफिशिएंसी, कि अधिकतम DC पावर को वह AC पावर में कितना चेंज कर सकता है, कितना बदल सकता है, कि DC पावर को AC पावर में कितना बदल सकता है, मैक्सिमम कितना बदल सकता है, कितना परसेंट बदल सकता है, कितने परसेंट DC पावर को AC पावर में, जो क्लास A पावर एम्पलीफायर है, डायरेक्टली कपल्ड एम्पलीफायर पढ़ रहे हैं, वह कितना DC पावर को AC पावर में कितने परसेंट बदल सकता है। तो कितने परसेंट बदल सकता है उस देखने के लिए हम देखेंगे कि मैक्सिमम वैल्यू देखते हैं पहले। तो V मैक्सिमम, ये आउटपुट वोल्टेज V मैक्सिमम है, ये रहा V मैक्सिमम। तो V मैक्सिमम की वैल्यू कहाँ तक जा सकती है, VCC तक जा सकती है। जो अभी बताया था यहाँ तक VCC तक जा सकती है, यहाँ तक आउटपुट वोल्टेज जा सकता है VCC तक, बैटरी सप्लाई। और V मिनिमम कितने तक जा सकता है, मिनिमम वैल्यू तो कितनी होगी, 0 ही होगी, होनी चाहिए, मिनिमम वैल्यू 0 तक हो सकती है, V मिनिमम 0। तो यहाँ से लेके यहाँ तक वोल्टेज इतना फ्लो हो सकता है, कहने वाला वोल्टेज वेवफॉर्म इतनी बन सकती है। वैसे वैसे I मैक्सिमम, मैक्सिमम करंट कितने तक जा सकता है, मैक्सिमम करंट की वैल्यू कितनी जा सकती है, ये देखे थे अपन की कलेक्टर करंट की मैक्सिमम वैल्यू कितनी थी, कलेक्टर करंट की मैक्सिमम वैल्यू थी VCC बटे RC। तो I मैक्सिमम कितनी वैल्यू जा सकता है, I मैक्सिमम कितने तक जा सकता है, इसकी वेवफॉर्म यहाँ तक जा सकती है, कहने वाला I मैक्सिमम कितना VCC बटे RC के बराबर हो सकता है I मैक्सिमम। उसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है, VCC बटे RC, या फिर देख कि Q पॉइंट से इधर निकाला जाए ICQ। तो ICQ यहाँ से लेके यहाँ तक था, तो इसको अपन ऊपर खींचेंगे तो ये I मैक्सिमम की वैल्यू 2ICQ हो जाएगी। देखो यहाँ से लेके यहाँ तक ICQ है, यहाँ से लेके यहाँ तक ICQ, तो कितनी वैल्यू होगी मैक्सिमम, इस पॉइंट से लेके यहाँ 0 तक, यहाँ तक कितनी मैक्सिमम वैल्यू होगी, I मैक्सिमम की वैल्यू कितनी हो गई, 2 इंटू ICQ, 2 इंटू ICQ हो गई। तो I मैक्सिमम की वैल्यू 2ICQ
हो गई। आई मिनिमम कितने तक जा सकता है, यहाँ 0 तक जा सकता है, तो 0 तक नेगेटिव पार्ट गया, पॉजिटिव पार्ट गया VCC बटे RC तक। तो IC की तो आई मैक्सिमम अपन लिख सकते हैं कि ICQ प्लस ICQ 2ICQ, यहाँ से लेके यहाँ तक और यहाँ से लेके यहाँ तक, इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक ICQ और इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक भी ICQ। तो ICQ प्लस ICQ कितना हो गया 2ICQ। तो यहाँ से लेके यहाँ तक कितनी वैल्यू होगी 2 इंटू ICQ, वो हो गई आई मैक्सिमम। मैक्सिमम वैल्यू हो गया आई मैक्सिमम 2 इंटू ICQ हो गया। ये सारी वैल्यू यहाँ पे रखेंगे तो मैक्सिमम एफिशिएंसी निकालेंगे, वो निकलेगी 25%। 25% निकलेगी, तो 25% निकलेगी। इसका मतलब क्या है कि DC पावर को AC पावर में 25% बदल पाया, पूरा 100% नहीं बदल पाया। क्लास A पावर एम्पलीफायर जो डायरेक्टली कपल एम्पलीफायर है वह DC पावर का केवल 25% भाग अपन को AC कहने का मतलब DC पावर को 25% AC पावर में बदला, 25% AC पावर हमें आउटपुट मिली, 100% नहीं मिली। 100% वह DC पावर को AC पावर में कन्वर्ट नहीं कर पाया, केवल 25% ही कन्वर्ट कर पाया। DC पावर को AC पावर में कितने परसेंट कर पाया कन्वर्ट, 25%। तो ये था क्लास A पावर एम्पलीफायर। थैंक यू।